आइए शुरू करते हैं न्यूज पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। भारत के दौरे पर आए मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम आज अयोध्या पहुंचे। यहाँ सीएम योगी ने उनका भव्य स्वागत किया। बाद में दोनों श्री राम जन्मभूमि मंदिर गए, जहाँ मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने अपनी पत्नी वीना रामगुलाम के साथ बालक रूप में भगवान राम की विधिवत पूजा अर्चना की और रामलला की आरती उतारी। इस दौरान वो भक्तिभाव में डूबे नजर आए। मंदिर प्रशासन की ओर से अंगवस्त्र पहनाकर मॉरिशस के पीएम, उनकी पत्नी और सीएम योगी का सम्मान किया गया। वहीं सीएम योगी ने उन्हें राम मंदिर का मॉडल भेंट किया और उनकी धर्मपत्नी को रेशमी साड़ी भी गिफ्ट की। मॉरिशस के पीएम ने सीएम योगी के साथ मिलकर राम मंदिर से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी। इससे पहले मॉरिशस के पीएम ने अपनी पत्नी के साथ वाराणसी में काशी विश्वनाथ के भी दर्शन किए। यहाँ उन्होंने पूरे विधि विधान से बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की और रक्षा सूत्र बंधवाया। पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए किन्नर समाज ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। यूपी के आगरा में करीब 10,000 ट्रांसजेंडर्स ने मिलकर बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए 25 लाख रुपए जुटाए हैं। असल में यहाँ के हेवल्स गार्डन में अखिल भारतीय किन्नर समाज का सम्मेलन आयोजित किया गया है, जहाँ देश भर के किन्नर जमा हुए हैं। ऐसे में सबने मिलकर पंजाब के बाढ़ पीड़ित परिवारों तक मदद पहुँचाने का फैसला लिया और आपस में चंदा करके 25 लाख रुपए इकट्ठा किए। इनके मुताबिक ये रकम वो न तो किसी नेता को सौंपेंगे और न ही अफसर को, बल्कि खुद पीड़ितों के बीच जाकर इन पैसों से उनकी जरूरत के हिसाब से मदद करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आंध्र प्रदेश के पवित्र तिरुमला श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन किया। वो यहाँ अपने परिवार के साथ पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने यहाँ विशेष पूजा अर्चना की और श्रीवारी अभिषेकम सेवा में भी शामिल हुई। इसके अलावा उन्होंने वहाँ वेगाम्बा अन्न प्रसादम परिसर में भक्तों को प्रसाद भी बांटा। बेंगलुरु में हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए मेट्रो से हार्ट ट्रांसपोर्ट का एक अनूठा और दिलचस्प वीडियो सामने आया। इसमें डॉक्टर्स की टीम एक मरीज के हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए हार्ट को एम्बुलेंस और मेट्रो के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाते दिखे। वीडियो गुरुवार का बताया जा रहा है। इसमें हार्ट को पहले एम्बुलेंस से स्पर्श अस्पताल से यशवंतपुर इंडस्ट्री मेट्रो स्टेशन तक लाया गया। इसके बाद मेट्रो से संपीगे रोड मेट्रो स्टेशन पहुंचाया गया। वहां से एम्बुलेंस के जरिए हार्ट को अपोलो अस्पताल ले जाया गया। इसके लिए मेट्रो का एक कोच रिजर्व किया गया था। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा रेलवे स्टेशन पर एक महिला के लिए आरपीएफ के जवान देवदूत साबित हुए। दरअसल यहाँ 60 साल की एक बुजुर्ग महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, तभी फिसल गई और ट्रेन के साथ घिसटने लगी। तभी मौके पर मौजूद आरपीएफ जवानों ने फुर्ती दिखाते हुए महिला को ट्रेन से अलग किया। अभिनेता से नेता बने साउथ एक्टर विजय के लिए उनके एक फैंस की दीवानगी की एक तस्वीर सामने आई है। दरअसल त्रिची में उनकी रैली को लेकर उनके एक फैन ने विजय का किस पोर्ट्रेट बनाया है। उनके इस प्रशंसक का नाम माथिया झागन है। दरअसल पेरम्बलूर के इस कलाकार ने तस्वीर में रंग भरने के लिए अपने होठों का इस्तेमाल किया है। न्यूज पथ में आगे दिखाते हैं आपको बांके बिहारी के दर पर अब कोई वीआईपी नहीं। जी हाँ, वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर आस्था और भक्ति का वो पावन धाम है जहां पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग अपने आराध्य देव ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। अगर आप कान्हा की नगरी वृंदावन जाने की सोच रहे हैं तो आपको बांके बिहारी मंदिर के भीतर हुए बड़े बदलाव के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। बांके बिहारी मंदिर के लिए बनी हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी ने मंदिर में जहां वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी है, वहीं बांके बिहारी की आरती और पूजन का समय भी बदल दिया गया है। बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी श्रद्धालुओं के लिए सेम चीज़ होनी चाहिए, तो ये बंद करना चाहिए इनको। और टाइमिंग जो भी अपना 1.5 घंटे का बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है, ताकि हम सभी लोग आसानी से जो है दर्शन को कर सकेंगे। लाइन से दर्शन करेंगे ना तो बहुत अच्छे सबको होंगे। ये जो धक्का मुक्की होती ना, ये बंद करे तो कुछ भी जरूरत नहीं कॉरिडोर की भी। बहुत अच्छा है, दिव्य दर्शन हुआ, बहुत दिव्य दर्शन हुआ। गलत टाइम बढ़ाया गया ठाकुर जी के लिए। तो क्या टाइमिंग रहना चाहिए? पुराना जो टाइम है, बाल रूप की सेवा है यहाँ, आप कोई खड़ा होगा दिखावे 6 घंटा 8 घंटा। वृंदावन में बांके बिहारी जी के दिव्य दर्शन के लिए हर दिन हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। मंदिर परिसर में हर दिन सुबह से शाम तक बांके बिहारी जी की एक झलक पाने के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। हालांकि मंदिर में आरती और दर्शन के समय निश्चित होते हैं,
लेकिन परिसर में हर दिन इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं कि कई बार उन्हें संभालना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा और सहूलियत के लिए अब मंदिर में दर्शन की व्यवस्था में कई अहम बदलाव किए गए हैं। बांके बिहारी मंदिर की हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में तय किया गया है कि दर्शन के लिए वीआईपी पर्चे सिस्टम बंद होगा। मंदिर में केवल एंट्री गेट से ही प्रवेश मिलेगा और एग्जिट गेट से ही लोग बाहर निकल सकेंगे। मंदिर परिसर में वीआईपी गैलरी हटाई जा सकती है। सिक्योरिटी में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी। आईआईटी रुड़की से ऑडिट कराने पर सहमति बनी है। भक्तों के लिए दर्शन के समय में भी बदलाव होगा। दर्शन की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सहमति बनी है। 2013 से 2016 तक का स्पेशल ऑडिट होगा। मंदिर के लिए कमेटी भी बनाई जाएगी। मंदिर के लिए इन्वेंट्री बनाई जाएगी और संयुक्त हस्ताक्षर से समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। हम मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में और बांके बिहारी मंदिर की हाई कमेटी जो बनी है यहाँ, उसकी एक मीटिंग कल शाम को हुई थी, जिसमें बांके बिहारी मंदिर को लेके चर्चा हुई और मंदिर की जो व्यवस्था है उनको लेके चर्चा हुई। तो उसमें जो चर्चा हुई उसमें सबसे बड़ी बात जो है कि ये वीआईपी जो कठेरा यहाँ पर लगा हुआ है, जिसमें आके वीआईपी श्रद्धालु दर्शन करते हैं, यहाँ पर्ची कटती है, तो उस पर चर्चा हुई। तो उस पर सबसे पहले बात हुई तो जो वीआईपी पर्ची अभी तक मंदिर में कटती थी वो कटना बंद हो गई है। वहीं दूसरा जो मुद्दा था सबसे बड़ा कि श्रद्धालुओं की संख्या बहुत बढ़ गई है। श्रद्धालु बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं और बांके बिहारी के दर्शन कर रहे हैं। तो उसको लेकर भी जो मंदिर अभी तक सुबह में 4 घंटे खुलता था और शाम में 4 घंटे खुलता था, तो अब मंदिर 5.5 घंटे सुबह में खुलेगा और 5.5 घंटे शाम में खुलेगा, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की यहाँ दिक्कत ना हो। वहीं तीसरा मुद्दा ये था कि बांके बिहारी के जो दर्शन होते हैं उसका अभी तक लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होती थी। अब जो मंदिर खुलेगा तो अब मंदिर जितने भी समय ठाकुर जी मंदिर में विराजेंगे, चाहे गर्भगृह में विराजे या जगमोहन में विराजे, तो ठाकुर जी की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। जो भगवान के दर्शन 4.5 घंटे यहाँ खुलेंगे, जो भी सेवा पूजा होगी उसकी लाइव दर्शन श्रद्धालु जो मंदिर में आते हैं, जो 1.5 किलोमीटर का पैच है विद्यापीठ चौराहे से लेके बांके बिहारी मंदिर तक का, उसमें एलसीडी लगाई जाएंगी, उनमें श्रद्धालु चलते हुए भी बांके बिहारी के दर्शन कर सकेंगे। वहीं जो सबसे चौथी बात थी कि मंदिर में जो श्रद्धालु आते हैं वो क्यों बना के आए, तो उस पर भी जो कमेटी थी उसने निर्णय लिया है कि जो मंदिर में श्रद्धालु आते हैं वो केवल जो 2 गेट हैं, गेट नंबर 1 है, गेट नंबर 2 है और गेट नंबर 3 है, 3 गेटों से ही आएंगे और जो क्यू है लाइन लगाकर ही श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे। इसके अलावा दर्शन में श्रद्धालुओं को आसानी हो, इसके लिए बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के समय में भी बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था के मुताबिक गर्मियों में सुबह 7 बजे से 7:15 बजे तक आरती होगी, जबकि सर्दियों के दौरान सुबह 8 बजे से 8:15 बजे तक आरती होगी। गर्मियों में दर्शन का समय सुबह 7:15 से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा। वहीं सर्दियों में दोपहर 1:30 बजे तक दर्शन हो सकेंगे। गर्मियों में दोपहर 12:30 बजे से 12:45 तक आरती होगी, जबकि सर्दियों में 1:45 बजे तक आरती का समय रहेगा। गर्मियों में शाम को मंदिर में 4:15 बजे से रात 9:30 बजे तक दर्शन होंगे, जबकि सर्दियों के दौरान शाम में दर्शन का समय शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा। वहीं गर्मियों में रात 9:30 बजे से 9:45 बजे तक आरती होगी, जबकि सर्दियों में रात 9:15 बजे तक आरती होगी। मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी के गेट नंबर 1 पर और कल हाई पावर कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें कुछ बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिनमें से प्रमुख बिंदु बांके बिहारी मंदिर के अंदर जो वीआईपी पर्ची कटती है उसको काटने को लेकर हुआ और वहीं दूसरी चर्चा हुई कि ठाकुर जी के जो मंदिर का दर्शन का समय है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या बराबर, ठाकुर जी के दर्शन करने वालों की संख्या बराबर बढ़ रही है। वहीं तीसरी बिंदु जो था उस पर चर्चा हुई कि ठाकुर जी के जो दर्शन है उसका लाइव स्ट्रीमिंग होना चाहिए। जब तक दर्शन खुले तब तक लोगों को दर्शन होते रहे। ठाकुर जी के जो दर्शन है वो अब जब तक ठाकुर जी का जो समय है वो 1.5 घंटे बढ़ा दिया जाएगा और जब तक मंदिर खुलेगा उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी, सबको दर्शन बाहर भी होंगे। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? बहुत अच्छा हो जाएगा सर, हम बहुत दूर से आए हैं, रामपुर से आए हैं, बस हम 5 या 7 मिनट लेट हुए हैं जिसका गेट बंद हो गया और हम चाहते हैं कि अंदर दर्शन करना टाइम बढ़ा दिया जाए ताकि हम दर्शन कर सकें और आज तो हम दर्शन करके ही जाएंगे यहाँ पे। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि टाइम बढ़ा दिया जाएगा, कि टाइम बढ़ा दिया जाए
ये सभी से अनुरोध है। और आप क्या कहेंगी जो यही VIP कहना चाहते हैं। बंद होने वाली है? नहीं, वो तो बहुत अच्छा है। वीआईपी भगवान तो सबके लिए एक से होते हैं, चाहे वो वीआईपी हो चाहे नॉर्मल इंसान हो, है ना। बस थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया जाए जिससे इतने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। थोड़ा अब देखिए 5 साढ़े 5 बजे तक इंसान कहाँ रहेगा, गर्मी में घूमेगा फिर इधर उधर, इसीलिए थोड़ा टाइम बढ़ जाना चाहिए। हाँ। तो और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? रविशंकर। क्या कहेंगे रविशंकर जी? नहीं, टाइम तो 1 घंटा बढ़ा दिया जाए और जो VIP पर्ची बंद कर देना चाहिए, वो सबको एक जैसा होना चाहिए। वो बुजुर्ग लोग जो है सीनियर और जो व्हील चेयर पे आते हैं उनके लिए अलग से लाइन लगा दिया जाए। वो सबसे हमारे साथ में आए हैं, भैया आए हैं मनगढ़ से, जिस तरह लाइव दर्शन होंगे उससे भी फायदा होगा सभी को, सबको। और भी हमारे साथ कुछ लोग। क्या नाम है आपका? संजय ओझा। संजय जी, जिस तरह VIP पर्ची जो VIP कल्चर है वो बंद होने जा रहा है और ठाकुर जी की लाइव स्ट्रीमिंग होगी, लाइव दर्शन होंगे, तो उससे कितना फायदा होगा आने वाले श्रद्धालुओं को? VIP दर्शन बिल्कुल बंद होना चाहिए और बुजुर्गों को जो है अलग से लाइन देनी चाहिए। सीनियर सिटीजन को, किसी हाथ खराब है, किसी पैर खराब है, कोई चल नहीं पाता है, तो उस पर जैसे पापा जी हमारे हैं, तो ये अब कितनी दिक्कत है, तो व्हील चेयर से व्यवस्था ये होनी चाहिए। VIP और सीनियर सिटीजन विशेष ध्यान देना चाहिए। VIP कल्चर बिल्कुल खत्म कर दें। जो लोग हैं उनकी यही बात है, यही कहना है कि जो VIP कल्चर है वो बंद होना चाहिए। जो VIP पर्ची पर जिस तरह बैन लग रहा है वो एकदम सही है और भगवान का जो टाइमिंग है दर्शन का वो भी अगर बढ़ जाए तो वो भी बहुत अच्छा है। वहीं अगर ठाकुर जी की लाइव स्ट्रीमिंग होती है और श्रद्धालुओं को बाहर से ही दर्शन होते हैं तो यह भी बहुत अच्छा रहेगा और श्रद्धालुओं के लिए कहीं ना कहीं सुविधा रहेगी। बांके बिहारी मंदिर की बैठक में ये भी तय किया जाएगा कि मंदिर से लगातार लाइव स्ट्रीमिंग की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि दूसरे शहरों और विदेशों में भी श्रद्धालु ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन कर सकें और आरती देख सकें। हम मौजूद हैं वृंदावन में और कल विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर की हाई कमेटी की जो मीटिंग है वो हुई और उसमें गोस्वामी समाज के 4 गोस्वामी मौजूद रहे, जिनमें से श्रीवर्धन गोस्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो मीटिंग में थे। तो क्या क्या तय हुआ उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। गोस्वामी जी, कल जो मीटिंग हुई उसमें क्या क्या तय हुआ? देखिए, मीटिंग का सबसे मुख्य जो एजेंडा है मीटिंग का, उसमें भक्तों के सुलभ दर्शन, बांके बिहारी मंदिर में अच्छा आवागमन, कैसे अच्छी तरीके से भक्त लोग आ जाएं, कैसे अच्छी तरीके से भक्त लोग चले जाएं। इसके अतिरिक्त ठाकुर जी के दर्शनों की थोड़ी अवधि को लेके सभी लोगों की सहमति हुई कि कुछ समय ठाकुर जी का बढ़ाया जाए, क्योंकि आज बांके बिहारी लाल में जो आज से 30-40 साल पहले की भीड़ थी उससे कई गुना भीड़ बढ़ चुकी है। सभी श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए थोड़ा दर्शन अवधि का बढ़ाया जाना तय हुआ मीटिंग में। इसके अतिरिक्त ठाकुर जी महाराज में कुछ यहाँ पर तोश खाने को लेकर कई समय से 50 साल से तोश खाना बिहारी जी महाराज का नहीं खुला, उसको लेकर भी चर्चाएं हुई कि क्या उसकी संभावनाएं हो सकती हैं, किस प्रकार से उसको देखा जा सकता है, खोला जा सकता है। इसके अलावा मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था सुधारने का भी फैसला किया गया है। अब सख्ती से इस नियम के पालन पर भी ध्यान दिया जाएगा कि मंदिर में तैनात सभी पुलिस कर्मचारी और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड अपनी तय जगह पर ही ड्यूटी करें। उनके इधर उधर पाए जाने पर पुलिस प्रशासन की ओर से एक्शन लिया जाएगा। साथ ही मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए फिलहाल मंदिर की सिक्योरिटी में तैनात प्राइवेट कर्मचारियों को बदला भी जा सकता है। 7 बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिनमें 2 बिंदुओं पर अभी तक सहमति बनी है। एक जो VIP कल्चर है वो बंद किया जाए, दूसरा जो दर्शन है ठाकुर जी के वो सुगमता से हो। जो भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं तो वो एक ऐसा मैसेज लेके जाएं कि हम ठाकुर जी के दर्शन करने आए, हमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई। और जो वायोवृद्ध लोग आते हैं, जो दिव्यांग जन आते हैं, उनके लिए विशेषकर चर्चा हुई कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, वो आए तो भगवान के अच्छे तरीके से दर्शन करें। तो 9 बिंदु रहे इसमें जिन पर चर्चा हुई, कुछ पर सहमति बनी, कुछ पर असहमति बनी, क्योंकि अभी ये 4थी मीटिंग थी। अभी भविष्य में और मीटिंग होती रहेंगी तो और बांके बिहारी मंदिर में जो परिसर है, उसके दर्शन है या उसकी जो सारी व्यवस्थाएं, उन पर चर्चा होगी और धीरे धीरे करके सारी चीजें लागू की जाएंगी। बांके बिहारी मैनेजमेंट कमेटी ने यह भी तय किया है कि मंदिर के भवन और इसके परिसर का IIT रुड़की से आंतरिक स्ट्रक्चर का ऑडिट भी कराया जाएगा ताकि इस प्राचीन मंदिर की वास्तविक स्थिति के बारे में पता लगाया जा सके। वृंदावन से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
शांति बहाली की कोशिश के बीच भारत नेपाल सीमा फिर से खोला गया। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पीएम मोदी ने आज दिल्ली में ज्ञान भारतम पोर्टल को लॉन्च किया। ये पोर्टल प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण के मकसद से तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण से न सिर्फ प्राचीन ज्ञान को संरक्षित किया जा सकेगा, बल्कि इस पोर्टल के जरिए शोध को प्रोत्साहित करने और दुर्लभ ग्रंथों को विद्वानों और आम जनता तक आसानी से पहुँचाने में भी मदद मिलेगी। नेपाल में शांति बहाली की कोशिशों के बीच भारत नेपाल सीमा को एक बार फिर से खोल दिया गया है। इसके बाद से यूपी के सोनौली महाराजगंज सीमा पर ट्रकों की आवाजाही शुरू हो गई। नेपाल में जेंजी के उग्र प्रदर्शन के बाद पिछले 4 दिनों से दोनों ओर से आवाजाही बंद थी। ऐसे में बॉर्डर बंद रहने से सैकड़ों ट्रक भारतीय सीमा पर फंसे हुए थे, जिनमें प्याज, नारियल और कच्चा माल जैसे जल्दी खराब होने वाले सामान थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सीएम ने अधिकारियों को 1 महीने के भीतर नुकसान का ब्यौरा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डेटा तैयार होने के बाद प्रभावितों को भी आपत्ति दर्ज कराने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया जाएगा और मूल्यांकन के 1 महीने के भीतर प्रभावितों को चेक दिए जाएंगे। क्षतिग्रस्त मकानों के लिए उन्होंने 40,000 रुपए देने की बात कही। वहीं मवेशियों के नुकसान पर प्रत्येक मवेशी 37,500 रुपए दिए जाएंगे। सीएम के मुताबिक 55 मृत लोगों में से 42 को मुआवजा दिया जा चुका है। पंजाब सरकार सारे सूबे के मुकाबले सब तो ਵੱਧ किसानों को 20,000 रुपया पर एकड़ देगी। पंजाब के इतिहास च दिता जाने वाला सब तो बड़ा मुआवजा है। अब दिल्ली और नोएडा मेट्रो के लिए एक ही ऐप से टिकट बुक होंगे और दिल्ली से नोएडा सफर करने वालों को अलग अलग टिकट काउंटर पर लाइन भी नहीं लगानी होगी। एनएमआरसी और डीएमआरसी के बीच इसे लेकर समझौता हुआ है। एनएमआरसी के एमडी लोकेश एम ने बताया कि अब अगला कदम दोनों मेट्रो के लिए कॉमन मेट्रो कार्ड बनाने का होगा, जिसके लिए बातचीत शुरू हो चुकी है। अब तक नोएडा की एक्वालाइन मेट्रो का इस्तेमाल करने के बाद यात्रियों को दोबारा से दिल्ली मेट्रो के लिए टिकट खरीदना पड़ता था। ऐप का इस्तेमाल करने पर भी लोगों को डीएमआरसी और एनएमआरसी का अलग अलग ऐप इस्तेमाल करना पड़ता था। माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर है। वैष्णो देवी यात्रा 14 सितंबर से फिर से शुरू होने जा रही है। इसके लिए वैष्णो देवी ट्रैक पर साफ सफाई का काम तेजी से चल रहा है। इससे पहले श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं से वैध पहचान पत्र साथ रखने, निर्धारित मार्गों का पालन करने और ग्राउंड स्टाफ के साथ सहयोग करने की अपील की है। न्यूज वक्त में अब बात करते हैं मुंबई के लालबाग चा राजा की। लालबाग के राजा गणेश उत्सव मंडल ने इस साल भी अपनी 92 साल पुरानी परंपरा को जारी रखते हुए बप्पा को भक्तों ने जो उपहार उन्हें भेंट किए थे, अब उन उपहारों की नीलामी की गई। इस नीलामी में कुल 108 सोने और चांदी की वस्तुओं को शामिल किया गया, जिससे कि 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई। मंडल ने बताया कि इस नीलामी से प्राप्त धनराशि का एक बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों की सहायता पर खर्च किया जाएगा। ये कदम कई जिंदगियों में खुशियां लाएगा और बप्पा के आशीर्वाद को जन जन तक पहुंचाएगा। लालबाग के राजा का खुला खजाना। लालबाग के राजा की 108 उपहारों की नीलामी। लालबाग के राजा मंदिर समिति की तरफ से की गई नीलामी। उपहारों की नीलामी से करोड़ों की हुई कमाई। कानों के कुंडल, गले का हार, मोदक, मूषक और श्रृंगार। लालबाग के राजा का ये स्वरूप इतना मनमोहक है कि गणेशोत्सव के दौरान पूरी दुनिया से बापा के भक्तों के दर्शन के लिए खींचे चले आते हैं। बापा का ये अद्भुत अलौकिक स्वरूप शुभता का प्रतीक है। रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति बापा से भक्तों की अटूट आस्था जुड़ी है, क्योंकि मंगल मूर्ति अपने भक्तों की हर कामना को पूरी करते हैं और जब मनोकामना पूरी होती है तो भक्त बापा को आभार स्वरूप उपहार में तमाम कीमती वस्तुएं भेंट करते हैं। मुंबई में लाखों की तादाद में लालबाग के राजा का दर्शन करने के लिए लोग जुटे। आस्था में, श्रद्धा में अपरंपार चढ़ावा भेंट दी गई है। ऐसे में अब लालबाग के राजा से जो बड़ी अपडेट है वो ये कि गुरुवार की शाम बप्पा को जितने भी चढ़ावे चढ़ाए गए थे उसकी नीलामी हुई है। 1,65,71,111 रुपए यानी कि ये शुभ राशि जमा हुई है। सबसे बड़ी जो बोली लगी है वो 11.5 लाख रुपए की है। 10 तोले का सोना बढ़ चढ़ कर एक सज्जन ने बोली लगाई और जीत कर लेके गए। इस नीलामी में न केवल आसपास के व्यापारी, स्थानीय लोग, बल्कि दूर दराज से भी लोग पहुंचे हुए थे। वाकई में
बप्पा को मन्नत का बप्पा ऐसे ही नहीं कहते हैं। तिजोरी से कुछ ऐसी चिट्ठियां भी मिली है जिसमें प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को, प्रेमिका ने अपने प्रेमी को लिखी हुई है। बप्पा तक दरखास्त पहुंचा रहे हैं कि मेरे इस मन पसंदीदा जोड़े से मेरी शादी करा दी जाए। कई ऐसी भी चिट्ठियां मिली जिसमें माता पिता ने अपने बेटी और बेटे की शादी करने की विनती गणपति बप्पा से की है। हर साल गणेश उत्सव के दौरान भक्त दिल खोलकर बापा पर अपनी आस्था और प्यार लौटाते हैं, उन्हें उपहार भेंट करते हैं और इस तरह अपनी श्रद्धा भक्ति बापा के चरणों में अर्पित करते हैं। इस साल भी गणेश उत्सव के दौरान भक्तों ने बापा को सोने चांदी से जड़े कीमती उपहार भेंट किए। पिछले 92 साल से लालबाग के राजा गणेश उत्सव मंडल विसर्जन के बाद बापा को भेंट की वस्तुओं की नीलामी करता है। इस साल भी इस परंपरा को निभाया गया। लालबाग का राजा सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल का इस साल ये 92nd ईयर है और बड़े धूमधाम से भाविकों के श्रद्धाओं के साथ ये लालबाग का राजा का उत्सव संपन्न हुआ। 7 तारीख को लालबाग राजा का बापा का विसर्जन हुआ। उसके बाद हर साल की परंपरा की ओर से मंडल की 92 इयर्स की ये परंपरा है कि जो लालबाग के राजा के चरणों में भाविक जो दान अर्पण करते हैं, सोने चांदी की वस्तु अर्पण करते हैं, तो उनका एक सभी भाविकों के लिए वो प्रसाद के स्वरूप में उनको मिलना चाहिए, इसलिए वो लीलाव ऑक्शन होता है। जानकारी के मुताबिक इस साल बापा को गणपति उत्सव के दौरान चढ़ाई गई कुल 108 वस्तुओं की नीलामी हुई। खबर है कि इससे मंडल को करीब 1 करोड़ 65 लाख रुपए की कमाई हुई है। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे आकर्षक ऐसे सोने की चांदी की वस्तु नीलाम हो रही है। इसमें खास तौर पे लालबाग का राजा के प्रतिकृति भी है, चांदी की है, सोने की है, और श्रीफल है, मूषक है, बापा का जो वाहन रहता है वो मूषक की प्रतिकृति है, मंगल कलश जैसे आभूषण है, ब्रेसलेट है, सोने के चैन है, उसमें आकर्षक ऐसे पेंडेंट है और कर्णफूल है, समई जो हम लोग बोलते हैं बापा के सामने हम लोग जब समई लगाते हैं वो समय की प्रतिकृति है। बहुत सारे सोने के चांदी के आकर्षक ऐसे कलश, मुकुट, इसके बाद छत्र जो है भगवान के ऊपर हम लोग लगाते हैं, ऐसे अलंकार है, ऐसे आभूषण है। भले से ज्यादा शुभ और क्या हो सकता है कि इस नीलामी से जमा धनराशि का एक बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों पर खर्च किया जाएगा और बापा का आशीर्वाद कई जिंदगियों में खुशियों की बहार लाएगा। न केवल मुंबई बल्कि महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से बढ़ चढ़ कर गणेश भक्त जुटते हैं स्पेशली बप्पा का दर्शन करने के लिए। अब फिर से एक बार 1 साल का इंतजार है, उसके बाद ही बप्पा के ये जो 10 दिनों का गणेश उत्सव है इसे देखने का मौका मिलेगा। ऐसे ही नहीं कहते गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। वीडियो जर्नलिस्ट वादत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। न्यूज़ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। शुक्रवार को सेंसेक्स 356 अंकों उछलकर 81,905 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 108 अंकों पर चढ़ा, ये बढ़कर 25,114 पर पहुंच गया। शुक्रवार को सोने चांदी की कीमतों में उछाल रही। सोना 700 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,13,800 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतें भी 4,000 रुपए ऊपर चढ़ी। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 1,32,000 रुपए पर पहुंच गई। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। रुपया 9 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 88 रुपए 26 पैसे हो गई। न्यूज़ पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी जेन जी की, जो अपने सोशल मीडिया प्रेम की वजह से लगातार चर्चा में रहती है। डिजिटल युग में पले बढ़े जेन जी युवा पड़ोसी देश नेपाल में हुए बवाल के बाद एक बार फिर से चर्चा में। जेन जी में ऐसे लोग शामिल हैं जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जेन जी के पास लोगों से बातचीत के लिए रियल कनेक्शन की काफ़ी कमी होती है और इसलिए वे सोशल मीडिया से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर मिलने वाले लाइक, शेयर और कमेंट से उनमें डोपामाइन बढ़ता है, जो उनके लिए लत बन जाता है। ऐसे में सोशल मीडिया पर उन्हें वास्तविकता से दूर रहने और खुद को सहज रखने में मदद मिलती है। सोशल मीडिया का अत्यधिक इस्तेमाल जेन जी पर बुरा असर डालता है, जिसके कई नकारात्मक प्रभाव होते हैं। इनमें अकेलापन, डिप्रेशन, चिंता, असंतुष्टि की भावना, खराब नींद,
खाना पीना, सामाजिक अलगाव जैसी समस्याएं शामिल हैं। रोजाना कई लोगों के साथ अपने जीवन की लगातार तुलना करने से उनमें आत्मसम्मान में कमी, खुद से नफरत, खुद पर संदेह और हीन भावना पैदा होती है। जानकारों का मानना है कि माता पिता को अपने जीवन और ऑनलाइन अनुभवों के बारे में नियमित रूप से बच्चों से बातचीत करनी चाहिए। इससे उन्हें बच्चों की सोशल मीडिया एक्टिविटीज और उनके ऑनलाइन दोस्तों के बारे में जानकारी मिलेगी। सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव से बचने के लिए इंटरनेट इस्तेमाल के लिए समय निर्धारित करें, स्क्रीन फ्री टाइम और एक्टिविटीज़ बनाएं। बच्चों को सोशल मीडिया, ऑनलाइन इंटरनेट के खतरों के बारे में जागरूक करें, साइबर सेफ्टी और कानून के बारे में जानकारी दें। घंटों सोशल मीडिया पर समय बिताने वाले बच्चों को रोजाना इस्तेमाल के लिए 40 से 45 मिनट का समय पर्याप्त है। इसे धीरे धीरे कम करने की कोशिश करनी चाहिए। सोशल मीडिया के प्रति जेन-ज़ी की लत को लेकर हमने लोगों से बात की और उनकी क्या है राय, ये भी जाना। हाल में जिस तरह से हुआ, क्यों आखिर सोशल मीडिया को लेकर आप लोग की जनरेशन इतना ऑब्सेस्ड रहती है? जो नेपाल में हुआ, मेरे अकॉर्डिंग वो सोशल मीडिया के लिए नहीं हुआ, वो हुआ है कि एंटी करप्शन जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो ज़्यादा करप्टेड हो गई थी। वो आई मीन लाइक अपने बच्चों को तो वो बाहर कंट्रीज़ में भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, और बाकी जो नेपाल की जो जनता है, पॉपुलेशन है, वहाँ के जो बच्चे हैं उन्हें मतलब कोई रोज़गार नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। बाकी फिर इन चीज़ों को दबाने के लिए गवर्नमेंट ने ये सोशल मीडिया पे बैन वगैरह करा, जिस वजह से, और ये चीज़ बाकी मतलब बाहर की जो मीडिया है, मतलब फॉरेन मीडिया जो है, उसमें दिखाने के लिए कि बाकियों को लगे कि सोशल मीडिया के लिए जेन-ज़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आपको लगता है सोशल मीडिया के लिए सब कुछ बवाल नहीं था वो? नहीं नहीं, सोशल मीडिया के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो उनके साथ फील हो रहा है, जैसे उनकी गवर्नमेंट कर रही है, तो ये सब मतलब एज अ कंपेयर कि सोशल मीडिया के लिए तो कुछ ऐसा है नहीं मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो, क्योंकि सोशल मीडिया तो हर जगह ही है, तो उससे क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। सोशल मीडिया अगर एक टाइम पे अगर नहीं भी होगी तो पहले भी लोग रह रहे थे और अभी भी हैं लोग, तो सोशल मीडिया से ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कहते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से जो जनरेशन है जेन-ज़ीज़ की, उनका सोशल कनेक्ट कम हो रहा है या ख़त्म हो रहा है? मेरे को तो लगता है उसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अब सोशल कनेक्ट और कैसे हो रहा है आजकल। अगर आप सोसाइटी में भी निकलोगे, अगर आउटडोर गेम्स भी नहीं चलते आजकल, ज़्यादातर जो जेन-ज़ी जो जितने हमारे एज के बच्चे हैं वो ज़्यादा उससे ही कनेक्ट करते हैं, तो मेरे को लगता है कि उससे ज़्यादा हो जाता है सोशल कनेक्ट उसके साथ। जिनसे आप सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो, शायद हार्डली आप किसी से मिलते हो ऐसा फिजिकल सोसाइटी में आकर। नहीं, बहुत कम लोग होते हैं जिनसे मतलब नहीं मिले होते हैं, वरना कोई रैंडम लोगों को नहीं ऐड करता है सोशल मीडिया पे अपनी, अगर इतना नहीं होता है। बट 90% पीपल से हम मिले होते हैं, और जो जिससे नहीं मिले होते हैं फिर उनसे इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता है। कितना टाइम देते हो आप सोशल मीडिया पे? 2 से 3 घंटे एक दिन में बस। दिन में? हाँ जी। सोशल मीडिया ज़रूरी आप लोग के लिए या फिर मजबूरी? नहीं, ज़रूरी है, मतलब उसमें पता लगता है हमें, हम इंटरेक्ट कर पाते हैं एक दूसरे से, और पता भी लगता है, न्यूज़ भी आती है। अब जैसे न्यूज़ चैनल ज़्यादा जेन-ज़ी लोग देखते नहीं हैं, तो सोशल मीडिया के द्वारा ही आ पाती है सब कुछ। सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ मिलती है उसकी ऑथेंटिसिटी आप कैसे चेक करते हो, या मान लो तो जो आ रहा है वही सही है? नहीं, सही तो नहीं है, लेकिन लगभग पता लग जाता है। जैसे न्यूज़ आई तो न्यूज़ चैनल पे कंफर्म करने के लिए, लेकिन सब सही है या नहीं है वो तो हमें कुछ पता नहीं रहता एकदम एग्जैक्ट। ऑब्सेशन कुछ है कि नहीं जेन-ज़ीज़ का सोशल मीडिया को लेकर कि भाई चाहिए ही चाहिए किसी भी हाल में? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, लेकिन और भी काम होते हैं, लेकिन है, इम्पोर्टेंट है। आइए अब रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने जा रहे हैं जो वृंदावन के लिए एक ऐसी स्तंभ है, जो वृंदावन आई महिलाओं, बच्चियों के लिए किसी माँ से कम नहीं। वो महिलाओं की देखरेख भी करती है, उनको सम्मान से छत भी मुहैया कराती है। पेशे से एक कॉलेज प्रोफेसर, उम्र 60 साल से ज्यादा और मिशन निराश्रित महिलाओं की मदद। ये लक्ष्मी गौतम है जो वृंदावन की सड़कों से बीमार और अकेले रह रही वृद्ध महिलाओं को रेस्क्यू कर उन्हें घर पहुंचाती हैं। अगर कोई नहीं है, उनके पेट भरने, छत, दवाई और अच्छी जिंदगी जीने का जरिया देने की कोशिश करते हैं। लक्ष्मी गौतम अपनी टीम के साथ मिलकर उन महिलाओं का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार भी करती हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता। कि वृंदावन एक ऐसा भगवान की क्रीड़ा स्थली है, और इस क्रीड़ा स्थली में आए दिन महिलाओं का आवागमन वृंदावन में रहता है। बेटियों का जो अपने घर से किसी भी कारण से वृंदावन आ जाती हैं, तो उनको सबसे पहले मेरा प्रण ये होता है कि वो अपने घर वापस जाए,
क्योंकि एक महिला परिवार में ही अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती है। और जो यहाँ रहती हैं उनको कभी दवा की ज़रूरत है, उनको भोजन की ज़रूरत है, उनको छत की ज़रूरत है और मरने के बाद अंतिम संस्कार की ज़रूरत है। तो मैं यत्किंचित प्रयास कर रही हूँ। अब तक वो ऐसी 1000 से ज्यादा विधवाओं का विधि विधान से अंतिम संस्कार कर चुकी हैं और सैकड़ों महिलाओं और बच्चियों को सुरक्षित उनके घर पहुंचा चुकी हैं। लक्ष्मी गौतम ने समाज सेवा का ये काम 2011 से शुरू किया था। तब से ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। मैं स्वांतः सुखाय इस कार्य को कर रही हूँ, बिना दबाव के, बिना किसी के, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी नहीं है, ये मेरी सेवा है और 2011 से मैंने ये संकल्प लिया है। इसी वजह से लक्ष्मी गौतम को एंजल ऑफ वृंदावन के नाम से भी बुलाया जाता है। उनके इस नेक काम में उनके समर्पण को कई सम्मान भी मिल चुके हैं। मदन गोपाल शर्मा, वृंदावन, गुड न्यूज टुडे। स्वच्छता, कला और पर्यटन, जब ये तीनों एक साथ जुड़ जाएं तो नतीजा बेहद खास होता है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा में ऐसा ही एक अनोखा प्रयोग हुआ है। यहाँ दुनिया का पहला सेरेमिक वेस्ट से बना पार्क तैयार किया गया है। ये पार्क न सिर्फ मनोरंजन का केंद्र है बल्कि खुर्जा की सदियों पुरानी सेरेमिक विरासत को भी नई पहचान देगा। टूटी हुई सुराहियां, टूटे हुए कप, टूटी केतली और दूसरे बर्तनों के टुकड़े यहाँ सब सुंदर बन गए हैं। रंग बिरंगी और सजावटी मूर्तियां, शिल्प और सिरेमिक कला के अद्भुत नमूने। बच्चों की स्लाइड से लेकर इस अनोखे पेड़ तक, जहां हरे पत्ते तो नहीं बल्कि सिरेमिक वेस्ट से वंडर जरूर देखा जा सकता है। ये है उत्तर प्रदेश के खुर्जा का अनोखी दुनिया पार्क। एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ सिरेमिक वेस्ट से तैयार की गई है। यहाँ हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सिरेमिक की खूबसूरती झलकती है। पार्क को 80 टन सिरेमिक कचरे से तैयार किया गया है, जो वेस्ट टू आर्ट की एक अनोखी मिसाल है। दावा किया जा रहा है कि ये दुनिया का पहला पार्क है जिसे पूरी तरह से सिरेमिक वेस्ट से तैयार किया गया है। करीब 2 एकड़ में फैले इस अनोखे पार्क को ये रूप और ये रंग देने के लिए 6 कलाकारों और 120 कारीगरों की टीम ने दिन और रात कड़ी मेहनत की। करीब 100 छोटी बड़ी और अनोखी कलाकृतियां यहाँ तैयार की गई। दिलचस्प ये है कि यहाँ बच्चों के लिए स्लाइड और दूसरे झूलों को भी सिरेमिक वेस्ट के जरिए नया रूप और रंग दिया गया है। पार्क में बच्चों के लिए कई सेल्फी पॉइंट और एक कैफे भी बनाया गया है। इस पार्क में हर आयु वर्ग के लिए कुछ न कुछ विशेष है जो उन्हें अपनी ओर आकर्षित करेगा। खुर्जा को सिरेमिक की राजधानी कहा जाता है। यहाँ के बने कप, सुराही, केतली और दूसरे बर्तन न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी खास पहचान रखते हैं। लेकिन अब खुर्जा की पहचान रही सिरेमिक कला को एक नया मंच मिला है। खुर्जा की अनोखी दुनिया आज सिर्फ एक पार्क नहीं बल्कि एक संदेश भी है कि कला अगर जुनून और नई सोच के साथ मिल जाए तो वेस्ट भी बेस्ट बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।